बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। इस पूरी ज़िंदगी में हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें बहुत कुछ नहीं भी मिलता और हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो हमारे हिस्से में नहीं आ रही होती, बिकॉज़ हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को हासिल करने के लिए एक वक्त जो है वो मुकर्रर होता है। लेकिन तब तक हम करते क्या हैं कि हमें जो नहीं मिल रहा होता हम उसके लिए इतना डेस्परेट हो जाते हैं और ख़ुद को इतना हल्कान कर लेते हैं, इतना डाउन फील कर रहे होते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता की गई हैं, हम उनका ही मतलब जो है वो एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं, उनको अवेल करना, इसके साथ साथ उनको हम किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम भूल जाते हैं। ऑलरेडी जो हमारे पास चीज़ें होती हैं हम उनको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और बस हमारा ये होता है अच्छा ये तो हमारे हिस्से में आनी थी, और हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं जो नहीं मिला होता है। इसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट मोमेंट भी ख़राब कर रहे होते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस करना चाहिए और जो भी आपके पास अभी मौजूद है उसका असल मीनिंग फाइंड आउट करें, उसको अवेल करें, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। और लाहौर का मौसम, कल बारिश की प्रेडिक्शन थी, लेकिन जो मेरे फ़ोन में वेदर अपडेट है उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत गाइड किया। बट लेट्स सी आज लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है, ये बताने के लिए वी आर हैविंग अ कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद अवैस। अवैस, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज लाहौर का मौसम, पंजाब का मौसम एंड देन अल्टीमेटली पाकिस्तान का मौसम। जी बिल्कुल, लाहौर के अगर आज हम मौसम की बात करें तो सूरज जो है वो सुबह सवेरे अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा है। आज जो है वो दर्जा हरारत जो अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सुबह सवेरे ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि आज महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम हवा में जो है वो नमी के तनासुब की बात करें तो आज 63% यानी 63% जो है वो हवा में नमी का तनासुब मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम हवा की रफ्तार की बात करें तो 8 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जो है वो हवा चल रही है। इसके साथ साथ अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर बिल्कुल पहले की तरह आज भी फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो छठे नंबर पर है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जो है वो बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। हाँ, कल जो है वो बारिश के इम्कानात हैं, मगर बहुत थैंक यू कम। सो मच मोहम्मद अवैस, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मूविंग फॉरवर्ड आज की करेंसी रेट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। US डॉलर आपको मिल सकेगा 282 रुपीज़ में, यूरो 309, ब्रिटिश पाउंड 362, UAE दिरहम 77.6, सऊदी रियाल 74.5, कुवैती दिनार 910.68, कैनेडियन डॉलर 216, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 197.5, ओमानी रियाल 726.67 में आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। मज़ीद आगे बढ़ेंगे वेजिटेबल रेट्स में। इफ़ वी टॉक अबाउट खीरा तो 80 रुपीज़ पर केजी, आलू 72 रुपीज़, सब्ज़ मिर्च 70, पालक 55, प्याज 50, गाजर 100, टमाटर 70, गोभी 130, करेला 155। फ्रूट रेट्स में सेब आपको मिल सकेगा 220, खजूर 505, आम 160, लीची 340, आड़ू 175, फालसा 210, केला 165 रुपीज़ पर डज़न एंड पपीता 290 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिल सकेगा। ब्रॉयलर रेट्स में जिंदा ब्रॉयलर 390 में आपको अवेलेबल होगा और गोश्त 608 रुपीज़ में आपको अवेलेबल होगा। अंडे फार्मी जो हैं वो 245 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आपको मार्केट से अवेलेबल होंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हुए आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और पहली दिलचस्प खबर हमारे पास जनाब साउथ अफ्रीका से है, जहां पर वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए एक इलाका उसको मख्तस किया गया है। इस इलाके का नाम है माला माला और यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है सैंड रिवर। इस रिवर के किनारे तकरीबन 20 के करीब जो लाइन्स हैं, शेर हैं, उनकी वीडियो दिलचस्प किस्म की सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है, जो भी आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में ये तमाम जो शेर हैं, 20 के करीब ये शेर हैं, बड़ा लाइन वाइज खड़े हुए हैं, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हुए टन बाय टन जो है वो पानी पिया जा रहा है। ये वीडियो अच्छी खासी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में और अपने इर्द गिर्द अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और ज़िंदगी के हर शोबे में डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए और ये वीडियो इसी का ही एक शाखसाना है। मूविंग फॉरवर्ड,
अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और जनाब दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ अब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 5,610 के करीब मुसाफिर जो हैं वो सवार होकर सफ़र कर सकेंगे एंड इट इज़ लाइकली टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट जर्नी फ्रॉम आई गेस जनवरी 2024। मतलब इसके बारे में ये अभी हतमी डेट तो नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और मुसाफिर इसमें ट्रेवल कर सकेंगे जनवरी 2024 में। इसके साथ साथ इसकी प्रोटेक्शन को बहुत ज़्यादा मेक श्योर किया जा रहा है, बहुत से एक्सपर्ट्स इस पर काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो इसका इंजन है, ब्रेक है, शोर करने का जो पूरा एक सिस्टम इसके अंदर ऑब्वियसली लगाया गया है जिससे शोर जो है वो कम हो, इसकी थरथराहट जो है, इसका स्टीयरिंग, हर तरीके से इसको बहुत अच्छे से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है ताकि इसको सेफ बनाया जा सके मुसाफिरों के लिए। और इसे आइकॉन ऑफ दी सेसेस का नाम जो है वो दिया गया है और ये खुले समुद्रों में आजमाया अभी जा रहा है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और हवा में उड़ने वाली एक मछली की वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है और ये वीडियो अभी आप देख भी सकते हैं। मछली का नाम है येक्सकोटिडाई नामी ये मछली है, जिसकी खुसूसियत ये है कि ना सिर्फ ये समंदर में तैर सकती है बल्कि ज़मीन पर चल भी सकती है और हवा में परवाज़ भी कर सकती है। और अभी आप इसकी जो वीडियो है वो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। अच्छा, इस मछली के बारे में ये कहा जाता है कि कोई नई मछली नहीं है, इसके हिस्ट्री को जाना गया, इसके फॉसिल्स को मतलब ऑब्ज़र्व किया गया तो उससे मालूम हुआ कि ये ज़माना कदीम में भी पाई जाती थी, लाइक 100 ईयर्स एंड 200 ईयर्स बैक भी इस मछली का जो था वजूद था। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि इसके बहुत लंबे लंबे ना पंख होते हैं जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो ऑलरेडी समंदर में शिकारी मछलियाँ होती हैं उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से हवा में उड़ सकती है और अपनी ज़िंदगी भी बचाने में कामयाब हो जाती है। तो ये भी हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर थी। एंड बाय द वे इट इज़ ऑफन फाउंड इन वेस्ट इंडीज़, जिसका एक जजीरा है जिसका नाम है बारबाडोस। इस जजीरे का नाम जो है वो बारबाडोस है। वेस्ट इंडीज़ का ये जजीरा है जहाँ पर ये मछली जो है वो ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। तो ये तो थी जनाब हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ दीगर मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस्म पर मोके निकलने की बुनियादी वजूहात क्या हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में 35% इजाफे के लिए सरापा एहतजाज है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हर साल 12 जुलाई को दुनिया भर में पेपर बैग डे मनाया जाता है। कागज़ी थैले नुकसानदेह हैं प्लास्टिक बैग्स के मुकाबले में, माहौल दोस्त जो हैं वो होते हैं। सो इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। भारत की आबी जारहियत, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, सैलाब का खदशा, हुकूमती इक़दामात इस सिलसिले में क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान में अवामी मकामात पर ख़वातीन को हिरासा करने और फोहश हरकत करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है कि हम अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ लोगों की बॉडी के ऊपर मोके बन जाते हैं, जिसको मेडिकल की ज़ुबान में एक्रोकॉट्स भी कहा जाता है। अच्छा, मोके जो होते हैं इसकी मुख्तलिफ इकसाम भी होती हैं, इसके मुख्तलिफ रंग भी होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर ब्लैक रंग के मोके बन जाते हैं, कुछ लोगों की बॉडी पर रेड कलर के निशान बन जाते हैं, कुछ लोगों की बॉडी पर स्किन कलर के यानी हमारे स्किन के जैसे ही वो मोके जो हैं वो उभरे उभरे नज़र आ रहे होते हैं और ये जिस्म के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सीन कि ये गर्दन और जो हमारे शोल्डर्स का हिस्सा होता है यहाँ पर ज़्यादा देखने में आते हैं। अच्छा, इसकी एक्चुअल कॉज पर भी आज हमने बात करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सेड कि ये जीन्स में भी ट्रांसफ़र होके पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। अदर दैन दिस प्रेग्नेंट ख़वातीन में इसकी रेशो जो है वो अक्सर ज़्यादा होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ जो लोग ओबीस होते हैं उनकी बॉडी पर भी मोके जो हैं वो नुमायाँ होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका कोई नुकसान नहीं होता, बट येस देखने में एक चीज़ जो है वो ऑड लग रही होती है और स्पेशली अगर ये आपके जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर हो जो कि विजिबल है। सो इसी पर आज हमने बात करने के लिए शो में दावत दी है डर्मेटोलॉजिस्ट पाकिस्तान का
मशहूर व मारूफ नाम डर्मेटोलॉजी में प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले जब हम मोकों की बात करते हैं, अच्छा इसमें डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, लेकिन एक जो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व किए हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, हमारे स्किन के जैसे ही जो स्किन कलर होता है उस तरह के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं। सो व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से मोके जो हैं किसी भी इंसान की जिल्द पर बनना शुरू हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सबसे बड़ी यह है कि जो मोके हैं, मोकों को एग्जैक्टली हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। एक मौके होते हैं जो वायरल होते हैं, वो जो वायरल होते हैं ना वो कंटेजियस होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। वो क्यों होते हैं? उसको कहते हैं वरूका वल्गैरिस, अंग्रेज़ी में उसको वॉट्स कहते हैं, जो वो मौके होते हैं। अच्छा, अब वो मौके जो होते हैं, हम मर्द लोग जब शेव बार करवाते हैं जाके, या जिन्होंने दाढ़ी रखी हो वो ख़त बनवाते हैं दाढ़ी का, बियर्ड का, मूँछों का, जब नाई के पास बाबर शॉप में, तो हम लोगों को वहाँ से वो वायरस लग जाती है, चेहरे पे मोके आ जाते हैं। आप ख़वातीन जब जाती हैं ब्यूटी पार्लर्स, सलोन्स में जाती हैं, आप लोग अपना फेशियल कराती हैं, आप वहाँ जाके अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, वैक्सिंग थ्रेडिंग कराती हैं, तो वो खातून जो आपकी वैक्सिंग थ्रेडिंग कर रही होती है बाजू की, जिस्म की, चेहरे की, अगर उस खातून के हाथ पे या उसके बॉडी पे कहीं वॉट्स हैं तो वो भी आपको दे देगी। ये होते हैं वायरल वॉट्स। ये एक वायरस होती है जो ट्रांसफ़र होती है। बच्चों में वॉट्स बड़े कॉमन हैं, जो वायरल वॉट्स हैं। ये बच्चे स्कूल से लेके आते हैं, स्कूल में खेलते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, भागते दौड़ते हैं, बच्चे बच्चियाँ छोटे जो हैं वो एक दूसरे से लग जाते हैं। बालों में, सर के बालों में वॉट्स, ये वायरल वॉट्स, मैं वायरल की बात कर रहा हूँ, बाकी बाद में बताता हूँ। ये बड़े कॉमन है। आपका अगर कोम मैं यूज़ कर लूँ, मेरा ब्रश आप यूज़ कर लें, हम टावल एक दूसरे के शेयर कर लें, उसके साथ मौके निकल आते हैं। और ये कंटेजियस, ये कंटेजियस, ये लगने वाले हैं। और पाँव में, अगर आप के पाँव में हैं वॉट्स, और आपका बाथरूम के स्लिपर, आपकी बहन भाई, आपकी फैमिली मेम्बर, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे वो यूज़ करें, उनको हो जाएंगे। ये होते हैं कंटेजियस। ये कंटेजियस टाइप्स हैं, लेकिन इनसे बचा कैसे जा सकता है? हमें कैसे मालूम हो कि ये मौके जो हैं ये कंटेजियस है? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, अगर डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त हो तो। ब्रेक के बाद व्यूअर्स आपसे दोबारा मुलाकात होगी, यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जिस्म पर निकलने वाले मोकों पर आज हम बात करें, जिसको एक्रोकॉड्स भी कहा जाता है, लेकिन जिसकी बात अभी प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब कर रहे थे, वो है कंटेजियस मोके, जिनको वॉट्स कहा जाता है। सो डॉक्टर साहब, हमें कैसे मालूम हो कि ये जो वॉट्स हैं, मतलब या ये जो मोके हैं, वॉट्स का तो बाद में पता लगेगा, मोके हैं ये नुकसानदेह हैं, या हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये नॉर्मल मोका है और ये ख़तरनाक किस्म का है, एंड वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट? देखिए, बात सुने, बात ये है कि आपको तब पता चलेगा कि आपके घर में एक फैमिली मेम्बर, एक बच्चा स्कूल वाला, या एक शख्स, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ जो जॉब कर रही हैं, बहन भाई, वो कोई आके कहते हैं यार ये मेरी उंगली पे एक दाना सा बना हुआ है और ये कोई 2-3 महीने से है, मैं उसको यहाँ से स्क्रैच करता हूँ, छिलका उतर जाता है, फिर बन जाता है। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर वो स्क्रैच करता है या दबाता है या स्क्वीज करता है और दाना, वो छिलका उतर जाता है और फिर आ जाता है, तो वो मौका वायरल वॉट है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो होते हैं ये कंटेजियस होते हैं। जो आपने बात की जिस्म के मौकों की, इनको कहा जाता है ये मौके नहीं होते। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दैट, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो आप कंटेजियस मौकों की बात करें, इज इट पेनफुल? नो नो नो, पेनफुल सिर्फ डेड होते हैं, यानी आपको तकलीफ नहीं देते? हाँ, पाँव में जो होते हैं, जो पाँव में बने होते हैं वो पेनफुल हो जाते हैं। लेकिन ये कंटेजियस कैसे हैं? इफ दीस आर नॉट पेनफुल? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, खाली पेनफुल होने का मतलब तो नहीं कंटेजियस होता। एनीथिंग विच इज़ पेनफुल डजंट नेसेसरीली मीन कि इट शुड बी कंटेजियस। जो मौके होते हैं, जो वायरल वॉट्स हैं, हम उनकी बात अभी कर रहे हैं, वो जो होते हैं वो बिल्कुल हाँ, अगर इन्फेक्शन हो जाए, कोई बंदा हकीम हिकमत की दवाई कोई ऐसी लगा दे, कोई बर्न कर दे स्किन को, तो वो पेनफुल हो जाएगा, वहाँ पास पड़ जाएगी। लेकिन पाँव के जो मौके होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से, अब आपके अगर पाँव में मौके हैं और आपने जूता पहना हुआ है और आपने सारा दिन हमने चलना है, तो फ्रिक्शन के साथ वो पेनफुल।
پاؤں کے موقوں کو اور پاؤں میں ایک اور چیز بن جاتی ہے جس کو چنڈی کہتے ہیں، چنڈیاں کہتے ہیں، ان کو ہم انگریزی میں کونز کہتے ہیں یا کیلوسٹیز کہتے ہیں. تو وہ کون اور چیز ہے، موقع اور چیز ہے. اچھا چنڈیوں میں پین بڑی ہوتی ہے، چنڈیز آر ویری پینفل کیونکہ وہ ڈیڈ سکن ہوتی ہے اور وہ پاؤں کے کونے میں ہوتی ہے. جو ہمارا پاؤں ہوتا ہے یہ پاؤں ہے نا، اس کی چھوٹی انگلی کے پاس بن جائے گی، بڑے انگوٹھے کے ساتھ بن جائے گی، کونے پہ بن جائے گی، چل کے پھر ہمیں اس کو پیرنگ کرنی پڑتی ہے. پیرنگ کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ لوگ نیل کٹر سے اس کو کاٹ لیتے ہیں اوپر سے سکن، یعنی خود ہی آپ نے نیل کٹر لیا کنسیڈرنگ اٹ کہ یہ ڈیڈ اور ہمیں تکلیف نہیں دے گی، اور کچھ لوگ اس کو بلیڈ کے ساتھ اسکیلپل کے ساتھ ریموو کرتے ہیں. مقصد لوگ کرتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر عاطف میں تو اس کو اسے اسکیلپل سے کرتا ہوں، میں تو اس کو بلیڈ سے ریموو کر دیتا ہوں. اچھا یہ وہ چیز ہے. یہ تو ہو گئے موقع درد والے، اور وہ موقع جو باڈی پہ آ جاتے ہیں جو وائرل اور کنٹیجیس ہوتے ہیں، چہرے پہ، بچوں کے، جو میں نے آپ کو ریزن بھی بتا دیے سارے. دوسری بات ہے جو موٹاپے میں، اوبیسٹی میں آتے ہیں، یا جو پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں، جو جینیٹک ہوتے ہیں، والد کو تھے، والدہ کو تھے، یا آپ کے کزنز کو، بہنوں بھائیوں میں تھے، وہ پورے باڈی پہ یعنی 15-20 سال سے شروع ہوتے ہیں اور وہ پڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈارک براؤن یا بلیک کلر کے، ہائپر پگمنٹڈ، ریڈ کلر کے بھی، ریڈ کلر والوں کو کہتے ہیں ڈی مارگن سپاٹس. وہ بھی موقع ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ لگنے والی نہیں ہیں، یہ کنٹیجیس نہیں ہیں. اور جو باڈی پہ آتی ہیں ان کو کہتے ہیں ایکروکارڈن. دوسرا نام ان کا ہوتا ہے سکن ٹیگز. یہ جنرلی نیک پہ آتے ہیں، آرم پٹس میں آتے ہیں، تھائز میں آ جاتے ہیں اور باڈی پہ آتے ہیں. اور ان لوگوں میں آتے ہیں جو اوبیس ہوتے ہیں. اوبیس کا مطلب ہوتا ہے موٹاپا ہوتا ہے، ہیوی ہوتے ہیں. اچھا میں نے کچھ ایسے بچے دیکھے جو میری اپنی فیملی میں بھی 1-2 بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے کان کے پاس ایک بڑا سا نا دانہ ٹائپ تھا، اس کو ہم تو اپنی زبان میں موقع کہتے ہیں، اور وہ بالکل تکلیف نہیں دیتا تھا، کچھ بھی نہیں. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم پھر آڈ لگتا ہے، دکھنے میں بھی آڈ لگتا ہے، تو ان کی سرجری سے اس کو کٹوا دیا گیا اور اس کے بعد وہ بنے بھی نہیں. یہ نارملی کیا ہوتے ہیں اور کیوں بنتے ہیں؟ یا کسی کے سر پر میں نے ایک دفعہ دیکھا اتنا وہ بڑا سا، اس کو آئی ڈونٹ نو کیا کہیں گے، بٹ مجھے تو لگتا ہے یہ شاید اسی کے آگے سے سب ٹائپس ہیں، پھر وہ بھی ریموو کروایا گیا. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، ایک بات یاد رکھیں، کوئی پرابلم جو پیدائش پہ آئے، جو پیدائش کی وقت پہ دیکھی جائے، ایک بچہ پیدا ہوا، نرس اس کو ڈلیور کر کے لے کے آتی کمرے میں، اس کو آپ نے ایک پگمنٹڈ سپاٹ دیکھا، آپ نے ایک دانہ دیکھا، وہ برتھ مارک کہلاتا ہے. اور اس کو جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ جو ایسا موقع ٹائپ بنا ہوتا ہے کان کے پاس، لپس کے پاس، چہرے کے پاس ایک بچے کے پیدائش پہ، اس کو ہم ہیمنجیوما کہتے ہیں، ہیمنجیوما. اور یہ ایج کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ بہت بڑا ہو تو اس کی سرجری کر کے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. سملرلی سر کے اوپر اگر پیدائش پہ جتنے بھی پرابلمز پیدائش پہ آئیں گے، یہ بات ایک یاد رکھنے والی ہے. یہ پبلک کے لیے بھی میں بتا دوں کہ جو بچے کی پیدائش پہ آپ کوئی دانہ یا داغ یا موقع دیکھیں گے تو وہ جو ہوتا ہے اس کو برتھ مارک یا نیوس کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ ہمارے یہاں پر نا متس ہیں یہ موقعوں کو لے کر، ان کو بھی تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹس سپوز دیر از اے متھ، آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ دس از ٹرو، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں بیکنگ سوڈا یا کیسٹر آئل کا استعمال کرتے ہوئے دے ٹرائی کہ اس کو ہٹا لیا جائے. ڈو یو تھنک دیز تھنگس آر افیکٹو اور فرق ڈالتی ہیں، یا یہ غلط کچھ الٹا ہی نہ نقصان دے جائے؟ ہوتی ہے یہ جو ہے نا دیسی ٹوٹکے اور یہ چیزیں، یہ ہماری نانیوں دادیوں کے زمانے سے چل رہی ہیں جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. یہ ہوتا یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں سوڈا کی، یہ جو بات لوگ وہ جو ہوتا ہے نا پان میں چونا اور کتھا لگاتے ہیں ایسڈ، اس کے ساتھ اس کو برن کر لیتے ہیں. کئی دفعہ لوگ کیا، اچھا ایک اور مت ہے، لوگ کہتے ہیں جس کو موقع نکلتے ہیں میرے پاس جو آتے ہیں وائرل، وہ بی بی پاک دامن ایک مزار ہے لاہور میں، وہ وہاں جا کے جھاڑو دیتے ہیں اور ان کے وہ کہتے ہیں ہاں یہ میں نے بھی یہ سنا ہوا ہے کہیں اسپیشل جگہ پہ، ایک آدھی جگہ کا میں نے سنا وہاں جا کے وہاں کے پانی سے نہلوائیں، جی نہلا دیں. تو مقصد دیکھیں، لیکن لوگوں کو فرق پڑتا ہے، شفا ملتی ہے. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جب آپ ایک فیتھ کے ساتھ، آپ مجھے یہ بتائیں جب ہم دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ہوتا نہیں کہ 1000 چیزوں سے ہماری نجات مل جاتی ہے، بیماریوں سے. تو یہ بھی وہی فیتھ ہے. بٹ یو آر ناٹ سو ریجڈ اباؤٹ اٹ، آپ اس کو مارجن میرے خیال میں دے رہے ہیں. نہیں، میں مارجن اس لیے دیتا ہوں کہ جو کلام پاک ہے، قرآن پاک ہے،
نبی پاک کی سائنس ہیں, یہ قرآن میں بھی مینشن ہے چیزیں. یعنی اگر آپ دیکھیں قرآن میں آیات میں مینشن ہے, احادیث میں مینشن ہے یہ چیزیں, تو ہم ان کو جھٹلا تو نہیں سکتے. اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ گھوڑے کی دم سے بھی اس کا ٹریٹ کرتے ہیں. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ جو ہم باتیں آپ اور میں یہ ٹریڈیشنل پرانی آرتھوڈاکس قسم کی چیزوں کی بات کر رہی ہیں جو بڑی پہلے یوز ہوتی. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں یہ فرق ڈالتے ہیں نہیں, یہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں. نہیں, ہم یہ بالکل نہیں کہا, ہم تو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں, ہم تو سائنٹیفک ڈاکٹر ہیں. میں تو نہیں کہوں گا گھوڑے کے بال سے کاٹ دو, میں تو نہیں کہوں گا جا کے کہیں جھاڑو دے دو. آپ کی اگر اپنی ایک فیتھ ہے اور آپ اپنی فیتھ کے, اب لوگ کئیوں کو فالج ہوتا ہے, وہ کئی مدار پہ جاتے ہیں کہتے ہیں میرا پیرالسس ٹھیک ہو گیا, کئیوں کی بینائی کم ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے تو آپریشن نہیں کرانا, مجھے کسی نے کہا فلانے مدار پہ جاؤ وہاں پھول چڑھاؤ چادر چڑھاؤ آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. یعنی یہ ہر بندے کا اپنا ایک فیتھ کے مطابق, عقیدے کے مطابق اگر آپ کو فرق ڈل رہا ہے تو آپ گو فار اٹ. لیکن سائنٹیفکلی ایز اے سائنٹیفک ڈاکٹر, ایز اے پروفیسر, ایز این ایلوپیتھک ڈاکٹر, اب مجھے 45 ایئرز ہو گئے ہیں ڈرمیٹالوجی میں, آدھی زندگی میری گزر گئی ہے, تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ گھوڑے کے بال سے یا چونا کتھا لگا کے صاف کر لو. نہیں, I was just asking کہ یہ مطلب لوگ یہ کرتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لوگ پوری دنیا میں یہ کرتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس جب یہ موقعوں کے مریض آتے ہیں تو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جو وائرل واٹس ہیں اس کے 2 میجر ٹریٹمنٹ ہیں, 2-3 بلکہ, ایک CO2 لیزر ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ لیزر, ایک الیکٹرو کاٹری کرتے ہیں برن, اور ایک کرائیو تھیراپی کرتے ہیں, ڈیپ فریز کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں, پرماننٹ ختم ہو جاتے ہیں. اینڈ واٹ آر دی ریسٹ آف دی آپشنز اور ٹریٹمنٹس اویلیبل ٹو یو ان موقعوں کے علاج. باقی لیزر اویلیبل ہے. لیزر کے علاوہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یہ والے, اچھا اب آپ نے باڈی کی بات کی تھی موقعوں کی, اس میں کہتے ہیں سیبرک واٹس. ٹھیک ہے, یہ بھی جینیٹک ہوتے ہیں. آپ کے والد کے ہیں آپ میں آ گئے, والدہ کے ہیں آپ میں آ گئے, آپ کے بہنوں بھائیوں میں آ گئے. سو جینیٹک جو پرابلمز ہیں وہ وہی ہوتی ہیں, ان کا ڈر نہیں ہوتا. ہاں لوگوں کو ڈر کیا ہوتا ہے, میرے پاس جب لوگ آتے ہیں, ڈاکٹر عاطف میرا یہ جو موقع تھا ڈارک ہونے لگ گیا, بڑا ہونے لگ گیا, یہ کینسر تو نہیں بن گیا کہیں. ایک کینسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میلانوما, ملیگننٹ میلانوما, اس کے ساتھ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر وہ ہو تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, یہ میں پبلک کو بھی آج آپ کے پروگرام میں بتا دوں, بٹ اس کے سائنس بھی بتا دیں. میں وہی سائن بتا دوں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چل جائے. ہر دانہ کینسر نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیں, ہر موقع کینسر نہیں ہوتا, ہر بیماری کینسر نہیں. میں تو تنگ آ گئی ہوں, خواتین بہت تنگ کرتی ہیں آ کے, دانہ نکلا ہو. میری سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ فیمیل پیشنٹس کے ساتھ ہوتی ہے. میل سمجھ جاتے ہیں, فیمیل کبھی نہیں سمجھتی. ڈاکٹر صاحب یہ بات نہ کریں, آپ ایک خاتون کے سامنے خواتین کی ایسے بات کریں گے. وہ آرگومنٹیٹیو اتنی ہوتی ہے. ایک تو گوگل یہ ہمارا ہے نا, اس گوگل نے تباہ کر دیا ہمیں. وہ پڑھ کے آتی ہیں نیٹ سے, گوگل سے, ڈاکٹر آتے بھی گوگل پہ تو کینسر لکھا ہوا تھا, آپ ہمیں بتائیں. میں کہتا ہوں بی بی یہ کینسر نہیں ہے بیٹا, کینسر نہیں ہے, یہ ہر چیز کینسر نہیں ہوتی. اب کینسر جو میلیگننٹ ہیں ان کے سائنس, ہاں ان کے سائنس بھی ہوتے ہیں. آپ اگر ایک دیکھ رہی ہیں کالا دھبا یا کالا داغ ہے, چھوٹا سا تل ہے, ایک بندے کے یہاں تل ہے, وہ تل پچھلے 4-5 سال میں ذرا بڑا ہو گیا, ڈارک ہو گیا, کالے رنگ کا ہو گیا, اور اس کے ساتھ اس میں خارش ہونی شروع ہو گئی. یعنی وہی تل جو آپ نے آج سے 5 سال 8 سال پہلے دیکھا تھا, چھوٹا سا ادھر ناک پہ, جسم پہ کہیں, آپ نوٹ کر رہی ہیں کہ ودن 5-6 ایئرز اس کی ڈیپتھ بھی بڑھ گئی ہے, اس کی بریڈتھ بھی بڑھ گئی ہے, اس کا کلر ڈیپ ہوتا چلا جا رہا ہے, اس میں اریٹیشن اور ایچنگ بھی ہو رہی ہے, اور وہ تھک اور رف ہو گیا. بالکل ٹھیک. اس کی امیڈیٹلی بایوپسی کروانی چاہیے, سکن بایوپسی. وہ ہم کیا کرتے ہیں, مریض کو بلاتے ہیں, اس کا سکن کا وہ پنچ بایوپسی کرتے ہیں, وہ ایریا لے لیتے ہیں, اور پھر مائکروسکوپ میں. اس کی پریویلنسی کتنی ہے؟ میں آپ سے اس لیے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں ہم نے اتنے زیادہ موقعوں کی بات کی کہ یہ بھی ٹائپ ہے, یہ کنٹیجیس ہے, یہ نارمل ہے, اور اب آپ نے کہا یہ میلیگننٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ پریویلنٹ کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں پریویلنس اس کی بہت کم ہے ہم لوگوں میں. کیوں؟ جو میلیگننٹ ہے. جو میلیگننٹ کیوں؟ میلیگننٹ جو ہے سب سے زیادہ دنیا میں کیا ہے, آسٹریلینز میں یا ان کی سکن اتنی. ایک بات یاد رکھیں, جو بندہ فیئر ہوگا, ماشاءاللہ آپ مجھے فیئر لگ رہی ہیں کافی ابھی یہاں بیٹھ کے, آپ اگر سن لائٹ میں بھی چلی جائیں, میں آپ کو کہتا ہوں جائیں باہر 5 منٹ دھوپ میں بیٹھیں, تو آپ مجھے کہیں گے ڈاکٹر آتے میں دھوپ میں جاتی ہوں چہرہ لال ہو جاتا ہے, میرے ہلکی ہلکی سوئیاں چبھنی شروع ہو جاتی ہیں, اور مجھے اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ گوری فیئر سکن کے مسئلے ہیں. آسٹریلین سکن اور اسکینڈینیوین سکن اور کینیڈین سکن, یہ لوگ
सन بیدنگ کیوں کرتے ہیں بیچز پہ؟ اگر آپ کبھی ملک سے باہر، میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، ہم جب باہر جاتے ہیں بیچز پہ کبھی جائیں، ہم لوگ جو ڈارک سکن کے کالے لوگ ہیں ہم تو بیچز پہ لیٹ کے سن بیدنگ نہیں کرتے. یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سن ٹین کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ ان کو کل کو کینسر نہ ہو. جن لوگوں کو گوری سکن ہے، فیئر سکن ہے، ان میں جلدی سکن کینسر بننے کا ڈر ہے. ریزن جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، شعاعیں ہیں سورج کی، وہ سکن کو اریٹیٹ کر کے اس کو ہمارے جو میلانوسائٹس ہیں ان کو ملٹی پلائی کر دیتی ہیں ملینز. تو پھر آپ سن بات کیوں لیتے ہیں یا سورج کی شعاعیں کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ کریم ایک لگاتے، جب وہ سن بات لیتے ہیں، شعاعیں لیتے ہیں، پوری باڈی کو، اگر آپ بیچ پہ جب وہ لیٹتے ہیں جا کے تو پوری باڈی کو وہ کور کرتے ہیں سن بلاک کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو ٹین کرتے ہیں کہ اس دھوپ میں ٹین جب آپ نے سن بلاک لگایا ہو تو وہ آپ کو کینسر نہیں کرے گا. کینسر آپ کو کب کرے گا؟ کینسر آپ کو تب ہوگا کہ اگر آپ کی سکن بہت فیئر ہے، اگر آپ کے براؤن بال ہیں، آپ کی آنکھیں بلو یا براؤن ہیں، آپ جینیٹیکلی بڑے فیئر ہیں، ان میں اگر آپ دھوپ میں جائیں گے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کو جو ہمارے یہاں پر ایک خوبصورتی کا معیار ایک گورا رنگ رکھ دیا گیا نا، اگر آپ اس پیرامیٹر پر پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ گورے رنگ کا بتاتا چلوں، آپ یقین کرو میں اتنا تنگ آ گیا ہوں، اسپیشلی پھر میں آئی ایم سوری ٹو سے خواتین کی بات کرتا ہوں، مردوں کو بھی شوق ہے لیکن عورتوں کو گورا 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 گورا. میری بیٹی کی شادی ہے جی، مجھے گورا کر دو. نہیں دیکھیں آپ یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، خواتین میں نے بھی ایسی دیکھی ہیں، بیکاز ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، یہاں پر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو گوری رنگت سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے. پھر ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی کا گورا رنگ نہیں ہے تو اس کو شاید وہ حسن کے اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا. تو ہماری سوسائٹی اس طرح سے ہے کہ خواتین کو کمپلیکس کر دیا جاتا ہے، مرد چاہے جیسا بھی ہو. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ خواتین آر سو مچ کانشیس اباؤٹ دیئر رنگت اینڈ بیوٹی. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی اتنی اچھی سکن دی ہے، براؤن سکن، ہم لوگ براؤن سکن کہلاتے ہیں ہماری جو جنریشن. تو ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے گورا ہونے کی؟ اور حضرت علی کا قول ہے جب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرو تو اپنے سے نیچے کو دیکھو. اپنے آپ کو یہ نہ کو میں نے گورے کو دیکھنا ہے، وہ دیکھو بیچارہ جو ایک اپاہج ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تمہیں جسم، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، چہرہ نارمل دیا اور تم رہتے ہو. جتنا اللہ کا شکر ادا کرو کام ہے. خدا نہ خواستہ گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ کی ہے ایک سیٹسفیکشن کے لیے بھی اور اگلی چیزیں حاصل کرنے کے لیے بھی. گورے رنگ کی جو بات آپ نے کی نا، میں اس میں یہ کہوں گا خدا را یہ کریمیں لگانی بند کر دیں. ان میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، چہرے پہ بال آ جاتے ہیں گورا رنگ کرنے والی، ان کے ساتھ پگمنٹیشن آ جاتی ہے. سو ہاں ہم خود کریمز بناتے ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہم دیتے ہیں جس سے چہرے پہ گلو آتی ہے. آپ اگر میرے پاس آئیں، آپ مجھے کہیں ڈاکٹر عاطف میری شادی ہے جی، میری بہن کی شادی ہے، میری ہے، تو میں آپ کو کریم خود دوں گا ڈسپینس کر کے جس میں اسٹیرائڈ نہیں، میڈیکیٹڈ، اس سے چہرہ آپ کا گلو کرے گا. بالکل ٹھیک. اچھا ایک آخری سوال، بیکاز وی آر شارٹ آف ٹائم. جاتے جاتے میں آپ سے کوئکلی یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ نے تو بتا دیا جو میلیگننٹ موقع ہوتے ہیں وہ کن لوگوں میں ہوتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اس کے لیے آسٹریلین یا اسکینڈینیوین اسکن جو ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ کامن ہے. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دا نارمل ٹائپس آف ایکروکارڈس جن کو ہم موقع کہتے ہیں، وہ پاکستانیوں میں کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کی ریزن کوئکلی. اینڈ ادر کوشچن اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر کسی کو موقع ہیں سو اس کے لیے کیا کیا ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں؟ ایک تو ڈرماٹولوجی میں، بٹ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ گھر میں کر کے آپ اس کو تھوڑا سا ریموو کر سکیں گے. دونوں چیزوں کو سب سے بڑی بات ہے کہ پہلا کویسچن آپ کا کہ یہ موقع کیوں ایکروکارڈن جو سکن ٹیگز ہیں، آلویز ریممبر جب بھی آپ کسی کے سکن ٹیگز دیکھیں، کوئی آپ سے بات کرتا ہے ٹیگز کی، ایکروکارڈنز کی، تو آپ نے سب سے پہلے اس کی ڈائبٹیز کو چیک کرنا ہے. بالکل وہ ڈائبیٹک ہے کہ نہیں ہے انڈر لائن. آپ کے والد، چچا، تایا، ماموں وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں بیٹا میرے یہ کچھ جسم پہ ٹیگز نکل رہے ہیں، گردن پہ، بغلوں میں، آرم پٹس میں، تو پہلی بات آپ نے ان کو کرنی ہے کہ انکل، ماموں، چچا، تایا جائیں اپنی شوگر ٹیسٹ کرائیں، اور فاسٹنگ کروانی ہے، اور 3 مہینے والی شوگر جس کو HbA1c کہتے ہیں، یہ دونوں شوگر آپ نے کرانی ہے. اس کے بعد پتہ چلے گا وہ اگر تو وہ ڈائبیٹک نہیں ہے تو دین دیر از نو پرابلم. اور اگر وہ تھوڑے اوبیس ہیں تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جی آپ واک کریں اور اپنا ویٹ ریڈیوس کریں. سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ سموکرز میں بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے. اور وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں الکوہولکس ہیں، شراب بہت پیتے ہیں، گورے تو بہت پیتے ہیں، ان لوگوں میں بھی اس کی وجہ سے آ سکتی ہے. تو یہ تو آپ نے ان کو سب سے بڑا ریزن جو سکن ٹیگز کا، ایکروکارڈنز کا، وہ ڈائبٹیز ہے.
अंडरलाइंग डाइट और ओबेसिटी, Obesity, मोटापा, ये बिल्कुल दो ठीक है, चीजें हैं, हाँ। मोटापा और शुगर। एंड द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल और क्विकली बिकॉज़ वी आर शॉर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल में इसमें हमारे पास CO2 लेजर है, हमारे पास इलेक्ट्रोकॉटरी है, हमारे पास क्रायोथेरेपी है, और हम केमिकल पीलिंग भी इसकी कर देते हैं। हमारे पास केमिकल्स भी होते हैं जिसके साथ हम और इसको उसके बाद peel कर दोबारा सकते हैं। कभी नहीं उसके बाद ये फिर मौके नहीं, सेबरिक, इनको कहते हैं सेबरिक वॉट्स, जो वॉट्स हैं, और इनको स्किन टैग्स कहते हैं जिनका नाम एक्रोकॉर्ड। All right. Thank you so much, Professor Dr. Atif Kazmi, for joining us in Good Morning My Lahore. pleasure. And it was such a wonderful session. Good to have you in our show. Viewers, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में 35% इजाफे के लिए डट चुके हैं और सरापा एहतजाज है। एहतजाज आज चौथे रोज़ में जारी हो चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए, मुतालबात इस वक्त क्या हैं, जानने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इदरीस शेख इस वक्त मौजूद हैं। इदरीस साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि एहतजाज इस वक्त भी जारी है, आज चौथा रोज़ है इस एहतजाज का। किस किस डिपार्टमेंट के ये सरकारी मुलाजमीन हैं और मुतालबात क्या हैं इनके? बिल्कुल, ये तमाम कैडर्स के सरकारी मुलाजमीन हैं और इसमें क्योंकि ये पंजाब का, पूरे पंजाब का इंतजामी मरकज़ है, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट, उसके बाहर ये तमाम तर सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं और शदीद तरीन गर्मी है, उसके बावजूद कसूर से आए हुए हैं लोग, जेहलम से हैं, साहिवाल से हैं, खानेवाल से हैं, रहीम यार खान, और शदीद तरीन गर्मी में ये तमाम तर जो सरकारी मुलाजमीन जो है ये मुसलसल धरना लिए बैठे हैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर। और इनका ये मुतालबा है कि इब्तदाई जो तनख्वाह किसी भी सरकारी मुलाजम की होती है उसको इनिशियल बेसिक कहा जाता है, जबकि वो 15, 20 साल, 30 साल, 35 साल सर्विस के बाद जो उसकी तनख्वाह में इजाफा किया जाता है उसको उसकी रनिंग सैलरी कहा जाता है। तो इनका ये कहना है कि वो वफाकी हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतों ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो रनिंग सैलरी थी, जो मौजूदा तनख्वाह थी, जो उन्होंने 25-30 साल सरकार की खिदमत करके इंक्रीमेंट्स और मुख्तलिफ जो हुकूमतों की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा किया गया, उसके मुताबिक उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया था। लेकिन मौजूदा निगरान हुकूमत जो पंजाब की है, उसने उनकी वो जो इंतहाई इब्तदाई तनख्वाहें थी, इनिशियल तनख्वाहें थी, जिन तनख्वाहों पर वो भर्ती हुए थे साल पहले, उन तनख्वाहों की बुनियाद पर 30% इजाफा किया है। और उनका ये कहना है कि उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा है वो रनिंग जो उनकी तनख्वाह है, जो मौजूदा तनख्वाह है, उसके मुताबिक किया जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने इसके साथ साथ जो दीगर सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने भी इनकी जो मौजूदा तनख्वाह है उस पर जो है इजाफा किया था। और उनका इस सिलसिले में ये कहना है कि उनकी जो मौजूदा तनख्वाह है उसके मुताबिक उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पेंशन में इजाफा किया गया है निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से 5% पेंशन में इजाफे के हवाले से। और उनका ये कहना है कि वो कोई नाजायज डिमांड नहीं कर रहे, वो उसी चीज की डिमांड कर रहे हैं जो कि दीगर हुकूमतों ने किया है, वफाकी हुकूमत ने और बलोचिस्तान, सिंध, KBK की हुकूमतों ने तनख्वाहों में जिस तरह से, जिस तनासुर से इजाफा किया है वो किया जाए। और यहाँ पर ये मौजूद हैं, आज मुसलसल इनको चौथा रोज होने को आ रहा है और ये धरना दिए बैठे हैं। और इनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तब तक ये ऐसे ही धरना दिए बैठे हैं। अच्छा इदरीस, मैं आपसे एक और चीज़ ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दीगर हुकूमतों ने 35% तक रनिंग सैलरी में इजाफा किया है, पंजाब के मुलाजमीन इसलिए सरापा एहतजाज है कि इनकी जो इनिशियल सैलरीज थी उसमें 30% इजाफा किया गया है। अब ये सरापा एहतजाज भी हैं, ये बताइएगा कि कोई निगरान सेटअप क्योंकि इस वक्त पंजाब में है, उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया हो कि जब दीगर सूबों में और फेडरल में 35% इजाफा रनिंग सैलरी में आ रहा है तो इनकी जानिब से बेसिक जो सैलरी थी, इनिशियल सैलरी थी, उसमें 30% इजाफा क्या वजह है? उस पैरामीटर्स को क्यों नहीं फॉलो किया गया जो फेडरल में या दीगर सूबाई हुकूमतों ने फॉलो किया? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में अगर बजट से पहले की बात की जाए तो महकमा खजाना पंजाब से मुस्लिक हमारे जराये के मुताबिक इस सिलसिले में कानूनी मुशावरत जारी थी। निगरान सेटअप जो है पंजाब का, उसकी मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट क्या तनख्वाहों और इमारात में इजाफा कर सकती है। तो इस सिलसिले में तमाम जो कानूनी मुशावरत के बाद ये 30% इजाफे का फैसला किया गया था। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जो 4 माह का बजट पेश किया गया है उसको भी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के साथ मशरूत किया गया है,
जबकि इसके साथ साथ एक इंतहाई दिलचस्प बात से मैं आगाह करता चलूँ कि यही वो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, जो कि सरकारी अमूर की अंजामदही में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, और ये इनको तनख्वाहें नहीं उस तरह से इजाफा किया गया जिस तरह से वफाक और दीगर सूबों ने किया। इसके साथ साथ पंजाब ही के ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने जून के महीने में 4 तनख्वाहें वसूल की हैं। 352 ये अफसरान हैं, और ये जो 352 अफसरान हैं उनमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब शामिल हैं, IG पंजाब शामिल हैं। इसके साथ साथ तमाम इजला के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, DPOs, CCPOs, असिस्टेंट कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, ये 352 अफराद को 2-2 तनख्वाहें मुफ्त आटे की तकसीम की बुनियाद पर दी गई पंजाब हुकूमत की जानिब से। इसके साथ साथ एक तनख्वाह उन्होंने वो वसूल की जो कि उनको हर माह मिलती है। इसके साथ साथ चूंकि ये बजट का महीना था जो जून का था, तो जून ही में बहुत से सरकारी अफसरान, सिर्फ और सिर्फ अफसरान ऐसे थे जिन्होंने बजट की तैयारी के हवाले से जो है वो एक इजाफी तनख्वाह भी वसूल की। तो मजमूई तौर पर कसीर तादाद है पंजाब में ऐसे अफसरान की जिन्होंने 4 तनख्वाहें वसूल की हैं। सही। 2-2 तनख्वाहें मुफ्त आटे की, और मुफ्त आटे की तकसीम में जो 2-2 इजाफी तनख्वाहें वसूल की, ये 352 अफसरान ने, जिनमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब शामिल हैं, जिनमें IG पंजाब शामिल हैं, CCPOs हैं, RPOs, DPOs हैं। इनको 2-2 तनख्वाहें तो दे दी गई, लेकिन स्टाफ फील्ड में जो तमाम तर अमला मुफ्त आटे की तकसीम का हिस्सा था, जिसमें शामिल था रेवेन्यू स्टाफ, जिसमें आम पुलिस वाले शामिल थे, उनको 2-2 तनख्वाहें नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ अफसरान को दी गई है। तो बिल्कुल, और ये बिल्कुल एक ये खुला तजाद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखें, आज चौथा रोज़ है एहतजाज का, हुकूमत के खिलाफ बेसिकली निगरान सेटअप पंजाब का, उसके खिलाफ ये एहतजाज है। ये बताइएगा, किसी ने इनके मुतालबात की सुनवाई की? कोई यहाँ पर पहुँचा इनसे इजहार यकजहती के लिए किसी और जमात की तरफ से? हुकूमत का राइट नाउ क्या मौक़िफ़ है, और मुलाजमीन का क्या कहना है कि अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेज? आगे का ये करेंगे, क्या लाएअमल अपनाएंगे? जी, अभी तक तो किसी भी सरकारी अफसर ने जो है वो यहाँ पर वो नहीं आई इंतजामिया की जानिब से, जिनमें जो है इन मुतालबात की मंजूरी के हवाले से कोई पेशरफ्त करार दी जा सके। तो सबसे पहला दिन था इस एहतजाज का, उस दिन यहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से जो है एहतजाज खत्म करने के हवाले से बातचीत की गई थी मुलाजमीन से, लेकिन उनका ये कहना है कि वो एहतजाज नहीं छोड़ेंगे, और आइंदा के लाया अमल के बारे में ये तमाम तरह जो सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है वो गिरफ्तारियां भी देंगे, लेकिन अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ना सिर्फ के पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर, पूरे पंजाब के जो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस हैं, वहां पर भी गुज़िश्ता रोज तमाम तर काम बंद कर दिया गया है। पूरे पंजाब को जो है इन सरकारी मुलाजमीन की जानिब से इंतजामी तौर पर मफलूज कर दिया गया है, और उनका मुतालबा यही है कि वफाक और दीगर सूबों में जिस तरह से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया, उसी तरह से इनका इजाफा किया जाए। और एक और सवाल मैं इदरीस आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि इस एहतजाज के बाइस ऑब्वियसली यहाँ पर, क्योंकि मॉल रोड के करीब ये जगह है, ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई होगी। एक तो ये इसका एस्पेक्ट है, दूसरा ये बताएं क्योंकि ये सरकारी मुलाजमीन हैं, सो कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं इस एहतजाज की वजह से इस वक्त मुतासर हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ के मुलाजमीन अगर एहतजाज कर रहे हैं तो वहाँ पर काम भी मुतासर होगा ना, तो ये भी बताएं। ये अहम गुजरगाह है लाहौर की, लोअर माल रोड जो है, ये वही रास्ता है जो बुर्जी मुल्तान रोड को मिलाता है फाटी गेट से, कि अगर लाहौर शहर से रिंग रोड या मोटरवे के अलावा अगर किसी ने गुजरना हो तो ये इंतहाई अहम शाहरा है। तमाम तर अहम तर जो तालीमी इदारे हैं, जो इंतजामी दफातर हैं पंजाब के, इसी रोड पर वाक़ हैं। अहम तरीन अदालतें यहाँ पर मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में तमाम दफातर हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब जो कि पंजाब में तरक्की के हवाले से तमाम तर मामला को देखता है, वो भी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल बिलमुकाबिल वाक़ है। तो ये रास्ता बंद होने की वजह से शहरियों को, साइलिन को, वकला को, बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना है। और दूसरा मैं ये बताता चलूँ कि ये जो मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा मौजूद हैं, प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स मौजूद हैं, महकमा सेहत के मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन मौजूद हैं, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन के मुलाजमीन भी इसमें मौजूद है। तो तमाम तर जो हुकूमती शोबे हैं, जो महकमे हैं, उनके मुलाजमीन यहाँ पर इस एहतजाज में मौजूद है, और उनका ये कहना है
कि जब तक उनके तमाम तर मुतालबात पूरे जब नहीं तक किए मुतालबात वो पूरे अपना नहीं एहतजाज किए जाएंगे ये एहतजाज जारी रहेगा। थैंक यू सो मच हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इदरीस शेख इस एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। और हुकूमत को लाजमी तौर पर इन मुलाजमीन की सुनवाई करनी चाहिए। एक तो ट्रैफिक की रवानी इस जगह बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है डेफिनेटली, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली एक ये भी इसका पहलू है कि जितने भी सरकारी दफातर हैं वहाँ पर भी काम इस वक्त मुतासर हो रहा है। और जब दीगर सूबों में रनिंग सैलरी में आपने 35% इजाफे की मंजूरी दी है, देन वाई नॉट पंजाब? सो इनकी भी सुनवाई जो है वो होनी चाहिए। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।